गुड इवनिंग एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं पहले की तरीके से आप लोग तरोताजा मस्त शानदार तरीके से होंगे, है ना? बिल्कुल सभी को मेरी आवाज़ और वीडियो एकदम क्लियर दिखाई दे रही है? हाँ जी भाई, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा सभी लोग को। सभी को मेरी आवाज़ और वीडियो दोनों क्लियर दिखाई दे रही होगी, आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बैटरी एकदम फुल है और वीडियो भी एकदम दिख रही होगी, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये आपकी एक रिकॉर्डेड क्लास है जिसको मैं अभी क्लास से 1 घंटे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि 6 बजे मुझे थोड़ा इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं 5 बजे वाली क्लास कैंसिल करके आपकी 5 से 6 की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आप इसको बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग मत समझिएगा कि ये 2 साल 4 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है, ठीक है? और चेहरा मेरा देख के लग रहा होगा कि कल जैसा था उसके बाद ही का आज का चेहरा है, राइट? है ना? तो बिल्कुल पुराना मत समझिएगा और बहुत ध्यान से और बहुत तसल्ली से तरीके से इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। रीजन उसका यह है क्योंकि अगर आज आपने ये सोचकर इस वीडियो को छोड़ा कि ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, तो ये समझिएगा कि इस रिकॉर्डेड क्लास में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं और एक ऐसा बेस लेवल बताने जा रहा हूं जिसके आधार पर जब आपकी मुलाकात मुझसे कल होगी लाइव क्लास में तो आप आगे की तरफ चल पाओगे। तो ऐसा ना हो कि मेरी अनुपस्थिति में, कि ये सर लाइव क्लास नहीं है, अनुपस्थिति में आप अपने ही तरीके का कोई तराना गाने लगे और अपनी ही तरीके का कोई गाना गाने लगे। तो दोनों ही चीज मत करिएगा। मैं एकदम वैसे ही उसको पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से आपको मैं लाइव पढ़ाता हूं, ठीक है? तो कुछ बच्चे जिनका नाम मुझे याद है, जैसे गोल्डी कुमारी, आमीन राजा, ठीक है, दीपांशु, शुभी शर्मा, रजत, ठीक है, अरविंद, और कई बच्चे हैं, सुधीर हैं, ठीक है, काजल रानी हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम मुझे याद रहता है, मीनू कुमारी हैं, जो हमेशा पार्टिसिपेट करते रहते हैं। उनके नाम मैं बोल दिया हूं। हालांकि मैं चाहता तो ये नाम ऐसे भी बोल सकता था ताकि आपको लगता कि लाइव क्लास चल रहा है, लेकिन चीटिंग करना हमारी फितरत नहीं है। तो बहरहाल क्लास स्टार्ट करने से पहले सिया राम बोल देता हूं, ठीक है? और सिया राम के साथ साथ क्लास को बहुत ध्यान से और एकदम वैसे ही पढ़िएगा जैसे आप 6 बजे पढ़ते हैं, ठीक है? कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको जो अभी ब्लड रिलेशन में पढ़ाया उसके बारे में मैं अभी आपको बता दूं। तो ब्लड रिलेशन में मैंने आपको सबसे पहले एक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन पढ़ा दिया था, ठीक है? एक्सप्रेशन मतलब समीकरण वाला। और इस एक्सप्रेशन में हम लोगों ने टाइप 1 भी पढ़ लिया था और टाइप 2 पढ़ लिया था। दोनों ही टाइप पढ़ लिया था, सभी को पता है, दोनों ही टाइप पढ़ लिया था। एक टाइप 3 इसका बचा हुआ था जिसमें आपका प्रश्न ये था कि सर 1 को और 2 को जब दोनों मिलाकर दिया जाएगा तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस पर हमने एक छोटी सी पंक्ति आपको बोली थी कि रुक जाइए, थोड़ा सा फैमिली ट्री बनाना सीख लीजिए। जब आप फैमिली ट्री बनाना सीख लेंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो हम आपको इसका ट्रिक समझा देंगे, क्योंकि बिना इसका कॉन्सेप्ट समझे हुए आप इसके ट्रिक को शायद समझ नहीं पाएंगे। कई बच्चे मेरे पास व्हाट्सएप पे भी इसका फोटो भेजे हैं, ऐसे क्वेश्चनों का फोटो भेजे कि सर इसको सॉल्व कर दीजिए। मैंने उनको यही रिप्लाई करके दिया है कि बेटा अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो, निश्चित रूप से जैसा कि मैंने टाइप 1 आपको करवाया और टाइप 2 आपको करवाया, तो टाइप 3 भी आपको समझ में इसका आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कल की क्लास में, बेसिकली कल की क्लास में मैंने आपको बताया था जेनरेशन के बारे में, ठीक है? और अगर आपने ये सारी चीजें, जेनरेशन मतलब सारे जेनरेशन को अच्छी तरीके से आप पढ़े होंगे, जैसे सिंगल जनरेशन क्या होता है, डबल जनरेशन क्या होता है, सेम जनरेशन क्या होता है, दादा दादी किस पीढ़ी के अंतर में आते हैं, माता पिता पुत्र और पुत्री किस पीढ़ी में आते हैं, भाई बहन किस पीढ़ी में आते हैं, हम पति और पत्नी के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं। अगर ये सारी बातें आपने कल की क्लास में जो पढ़ी थी उसको थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं आपको ये बता दूं कि अब क्या करना है, हमें फैमिली ट्री बनाना सीखना है कि फैमिली ट्री हम कैसे बनाते हैं, है ना? कि फैमिली ट्री हम कैसे बनाते हैं इसको सीखना है। और फैमिली ट्री बनाने के लिए अब हमें सारी चीजों को कोडेड लैंग्वेज में करना पड़ेगा। कोडेड लैंग्वेज का मतलब, भाई आपने ये समझ लिया, अगर आपने ये समझ लिया कि ये लाइन हम क्यों खींचते हैं, ये लाइन हम क्यों खींचते हैं, ये लाइन हम कब खींचते हैं और ये लाइन हम कब खींचते हैं, 4 ही बताया है। अगर ये 4 आपको समझ में आ गया है, कल की क्लास की बात है, तो अब याद रखिएगा कहीं भी अगर हमें अब किसी महिला के बारे में बात करना होगा
तो वहां पर अब हम एक कोडेड सिंबल सर्कल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सर्कल का। और कहीं भी अगर हमें मेल के बारे में बात करना होगा, कि मेल के बारे में बात करना हो, तो हम एक ट्रायंगल का यूज करेंगे। ठीक है, सर्कल और ट्रायंगल का यूज करके हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करना यानी कि फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे। ठीक है, और बहुत तसल्ली से सीखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि नहीं सर नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो जैसे मान लो हमने यहां पर एक आपको क्वेश्चन दिया है, इसको ध्यान से पहले आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, और नीचे इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने दिया है। इस सॉल्यूशन से आप सेटिस्फाइड हो लीजिए। है भाई, मीनू कुमारी, गोल्डी जी, जितने बच्चे हैं, अरविंद जी, दीपांशु जी, देखो मैं इसलिए कहता हूं ना, रेगुलर रहोगे तो तुम सबका नाम मुझे याद हो जाता है ना। रेगुलर रहोगे, क्वेश्चन का आंसर देते रहोगे तो तुम लोग का नाम मुझे हमेशा याद रह जाता है। और एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्राप्ति ये होती है कि सामने वाले जो भी उसका गाइडर है, मेंटर है, उसको उसका नाम याद आ जाए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये बचपन में आप स्कूल में भी करना चाहते थे, हम भी बहुत चाहे हैं कि जो टीचर पढ़ा रहा हो उसको मेरा नाम याद हो जाए। और याद सिर्फ एक ही तरीके से होता है, क्योंकि सामने वाला सिर्फ एक ही तरीके से नाम याद करता है। या तो आप बहुत बदमाशी कर दो क्लास में, तभी नाम याद आ जाता है, या फिर आप पढ़ने में थोड़ा टैलेंटेड हो जाओ तो नाम याद आ जाता है। तो जो बच्चे आंसर रेगुलर देते हैं उनका नाम इस तरीके से याद हो जाता है, क्योंकि लगातार वो आंसर देते हैं तो उनका नाम याद आ ही जाता है। चलिए बहरहाल देखिए इस क्वेश्चन को। इसका सॉल्यूशन मैंने यहां पर आपको दिखाया है। सर कैसे खींचा आपने इसको, एक एक लाइन को समझिएगा बड़े बेहतरीन तरीके से। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ए, बी और सी आपस में क्या है? बहनें हैं। अब मुझे आप एक बात बताइएगा कि अगर बहन और भाई का संबंध आता है, बहन और भाई का संबंध कहीं पर आता है, तो हम किस जनरेशन का यूज करते हैं? सर किस जनरेशन का यूज करते हैं? मैं यहां पर किनारे लिख देता हूं। बहन और भाई के लिए ये दो शब्द जब भी आता है तो हम किस जनरेशन का यूज करते हैं? जल्दी बताओ, हम किस जनरेशन का यूज करते हैं भाई? जल्दी बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में कमेंट तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। किस जनरेशन का यूज करते हैं? सर सेम जनरेशन का। अच्छा लाइन कैसे खींचते हैं इसमें? हम इसमें लाइन किस तरीके का खींचते हैं? तो सर इस तरीके का हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, मतलब ये जो ए, बी और सी है इनके बीच में कुछ इस तरीके की लाइन होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर मैंने ए को रखा है, एक लाइन खींचा है, यहां पर बी को रखा है, एक लाइन खींचा है, यहां पर सी को रखा है। तीनों को मैंने ए बी सी को एक लाइन से कनेक्ट कर दिया है। तो ये बात समझ में आ रही होगी सबको कि ये सभी के सभी आपस में किस जनरेशन से कनेक्ट हो गए हैं? सेम जनरेशन से कनेक्ट हो गए हैं। और जो भी व्यक्ति सेम जनरेशन में आता है वो सब आपस में क्या कहलाते हैं? सर भाई बहन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाई बहन। अच्छा अब आगे देखिए, फिर कह रहा है कि डी जो है वो ई का भाई है, ये भी सेम जनरेशन है सर। डी जो है वो ई का भाई है, सर ये भी सेम जनरेशन है, बिल्कुल है। और ई जो है वो बी की पुत्री है। अब इस वाले लाइन में जब आप आओगे तो आप बताइए पुत्री के लिए हम किस जनरेशन का प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए पुत्री के लिए हम सेम जनरेशन का प्रयोग सिंगल जनरेशन का प्रयोग करते हैं ना, सिंगल जनरेशन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कि कहीं पर भी ई और बी होगा, कहीं पर भी ई और बी होगा तो उसके बीच में हमें एक सिंगल जनरेशन वाली लाइन खींचना है, जो मैंने कल की क्लास में बताया था। तो देखो बी और ई के बीच में हमने इस तरीके का एक लाइन यहां पर देखा है, और यहां पर इन्होंने कहा कि ई जो है वो बी की पुत्री है, तो पुत्री है तो ई को नीचे रखेंगे और बी को कहां रखेंगे? ऊपर की तरफ रखेंगे। तो ई जो है वो पुत्री हो गई किसकी? बी की पुत्री हो गई। अच्छा ए डी से किस प्रकार संबंधित है? अभी कुछ मत समझिए, अभी बस केवल आप ये बताइए कि ये जो आपने यहां पर बनाया है क्या आप इसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं? ऐसा ही बना लेंगे आप, संतुष्ट हैं आप इस फैमिली ट्री से? इसी को हम डियर कहते हैं फैमिली ट्री। दिस इज कॉल्ड द फैमिली ट्री। इसी को हम कहते हैं क्या? फैमिली ट्री। इसी को हम कहते हैं क्या? फैमिली ट्री। तो इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अच्छी तरीके से, है ना, और अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर से देख लीजिएगा आप, आराम से देख लीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई। ए बी सी बहनें हैं, ए एंड बी एंड सी आर दी सिस्टर, तो हमने ए बी सी को एक लाइन में रख दिया। अच्छा एक बात और बता दूं, अभी मैंने इसमें कहीं भी जेंडर का प्रयोग नहीं किया है। अभी सिर्फ हम लोग जितने फैमिली ट्री बनाने के लिए कोडेड सिंबल यूज होते हैं सिर्फ उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं। तो ए बी सी के लिए हमने लाइन खींच दिया,
अच्छा सर, डी ई का भाई है तो डी ई का भाई है, हमने यहां पर लाइन खींच दिया। और ई बी की पुत्री है तो ई बी की पुत्री है, हमने यहां पे लाइन खींच दिया। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित, इसको छोड़ दीजिए, बस आप ये संतुष्ट हो जाइए कि जो आपने फैमिली ट्री खींचा है इस पर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ हम ये फैमिली ट्री खींच लेंगे। जेंडर वेंडर की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इन्होंने कहा ए और बी जो है वो विवाहित जोड़े हैं। अब आप एक बात बताइए, विवाहित जोड़े के लिए हम कैसा सिंबल यूज करते हैं? तो ये वाला जो सिंबल होता है वो विवाहित जोड़े के लिए होता है। ए और बी के बीच में विवाहित जोड़े का सिंबल हमने खींच दिया। एक्स और वाई भाई हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई के बीच में यहां पर मैंने भाई वाला रिलेशन खींच दिया। एक्स जो है वो ए का भाई है, एक्स जो है वो ए का भाई है, तो हमने एक्स और ए के बीच में ये वाला लाइन खींच दिया। समझ में आ रहा है सबको? आपको पता है अच्छी तरीके से कि हम भाई बहन के लिए इस तरीके का लाइन खींचते हैं, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम विवाहित संबंध के लिए इस तरीके का लाइन खींचते हैं। तो बेटा विवाहित जोड़े के लिए ए और बी के बीच में हमने ऐसा लाइन खींच दिया, और एक्स और वाई भाई हैं तो हमने ये लाइन खींच दिया, एक्स ए का भाई है तो हमने ये लाइन खींच दिया। बात यहां पर क्लियर है? अब अगर मान लीजिए इसमें मैं ये आपसे कहूं कि भाई इसमें जेंडर क्लियर करके दिखाओ, है ना? जेंडर कैसे क्लियर करेंगे सर? जेंडर कैसे पता करेंगे? तो चलिए जेंडर भी रखना सीख लेते हैं। जेंडर मतलब मेल फीमेल कैसे रखेंगे सर? मेल फीमेल को कैसे इंडिकेट करेंगे? और आपको पता है कि हमें मेल को दिखाना होगा तो हम किससे दिखाएंगे? एक ट्रायंगल से दिखाएंगे। और अगर फीमेल को दिखाना होगा तो किससे दिखाएंगे? एक सर्कल से दिखाएंगे, है ना? तो चलिए जरा दिखाने की कोशिश करते हैं। ए और बी विवाहित जोड़े हैं, हम यहां पर तो नहीं कह सकते हैं कि मेल फीमेल कौन है, छोड़ देते हैं। एक्स और वाई भाई हैं, तो एक्स और वाई दोनों भाई हैं तो दोनों को मेल कर दीजिए। एक्स ए का भाई है, एक्स जो है ए का भाई है। देखो अभी यहां पर ए और बी का जेंडर निर्धारित नहीं हुआ है, ए और बी का जेंडर निर्धारित नहीं हुआ है, और ए और बी का जेंडर निर्धारित नहीं हुआ है तो हम ए और एक्स के बीच में, जैसे एक्स तो ए का भाई हो गया, लेकिन ए एक्स की क्या है, बहन है कि भाई है, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ए है वो एक्स की क्या लग सकती है? बहन भी लग सकती है, या फिर क्या लग सकती है? भाई भी लग सकती है। अगर ये बहन हुई तो ये हस्बैंड हो जाएंगे, अगर ये भाई हुआ तो ये वाइफ हो जाएंगे। मतलब दोनों में से किसी एक का जेंडर क्लियर होना चाहिए, राइट? देखिए पूरा कंप्लीट पिक्चर है, इसको आप लोग पढ़िए पहले ध्यान से, अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए। बहुत खूबसूरत सा चित्र मैंने आपको बना के दिया है, अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए और देखिए जो डायग्राम मैंने खींचा है ये सही है, आपको इससे सेटिस्फाइड है या नहीं। एक एक चीज को सिंगल सिंगल मैंने एकदम एक्सप्लेन कर दिया। मैंने पहली लाइन आपके सामने रखा है कि बी जो है वो पी का पति है। अब आपको अगर ये पता होगा कि हम पति के लिए कैसे सिंबल का यूज करते हैं, तो देखो यहां पर मैंने ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप दिखा दिया, पी और बी के बीच में दिखा दिया, और बी को इन्होंने क्या कहा है? पति कहा है। देखो बी को अगर इन्होंने पति कहा है तो इसका मतलब बी क्या होगा? बी एक मेल होगा, और अगर बी एक मेल हुआ तो इसका मतलब पी जो है वो क्या होगी? पत्नी, यानी कि फीमेल होगी। तो देखिए क्या वहां जो चित्र बना हुआ है उसमें मेल फीमेल को दिखाया गया है? जी सर, हम ट्रायंगल से मेल को दिखाते हैं और सर्कल से फीमेल को दिखाते हैं। अच्छा, उसके बाद सर ये हो गया। अब ये कह रहा है क्यू जो है वो ई का इकलौता पोता है, पैटर्नल ग्रैंडसन। क्यू जो है वो ई का इकलौता पोता है। इधर की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, इस क्यू को ई का इकलौता पोता बनाना था। इकलौता पोता का मतलब इनका एक बेटा होगा। भाई पोता तभी मिलेगा जब पिता का परिवार चलेगा। इनका एक बेटा होगा और उनका एक बेटा होगा, वही इनका क्या कहलाएगा? इकलौता पोता कहलाएगा। ये हो गया इकलौता पोता। बात समझ रहे हैं ना? क्या हो गया? इकलौता पोता। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर एक शब्द जो आ रहा है, यानी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आ रहा होगा, दैट इज व्हाट? हु। ध्यान दीजिएगा। और जब आपके सामने ये वाला शब्द आता है, जो शब्द आता है, तो इसका मतलब होता है कि आप हमेशा जो लगने पर इस वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। कभी भी जो लगता है, या इसके कई और सिनोनिम्स हैं जो मैं आपको अरेंजमेंट पढ़ाया होऊंगा तो उसमें बताया होऊंगा, और नहीं पढ़ाया होऊंगा तो बता दूंगा।
अरेंजमेंट पढ़ाते समय। अगर आपने वृत्त पर व्यवस्था पढ़ा है मुझसे, तो जो, यद्यपि, किंतु, परंतु, अथवा, और, इन सब के बारे में आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। तो भाई जो का मतलब यहां पे क्या हुआ, जो का मतलब ई हुआ। जो ई है वो डी की क्या है, पत्नी है। यहां तक रखिए, जो ई है वो डी की क्या है, पत्नी है। देखो पत्नी है तो फीमेल कर दिए, ये पति हो जाएगा। अच्छा, और पी की सास है, और पी की सास है, इसका मतलब कह रहा है कि ये जो ई है वो पी की क्या है, सास है। और पी की सास है, और पी की सास है का मतलब, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है। हाँ, क्यों ई का इकलौता पोता है जो डी की पत्नी है और पी की सास है। और पी की सास है का मतलब, ये थोड़ा सा यहां गड़बड़ बन गया है, मैं इसको यहां पर कर देता हूं फिर से, है ना। यहां तक आपका क्लियर है। ये ई फीमेल है, इसके नीचे एक मेल होगा, उसके नीचे क्यू होगा एक मेल, ठीक है। अच्छा, जो डी की पत्नी है, डी की पत्नी का मतलब, ये डी की पत्नी है, डी की पत्नी है तो डी एक मेल हो जाएगा। और ई की सास है, और पी की सास है, और पी की सास का मतलब ये सास है पी की, इसका मतलब पी आएगा यहां पर, पी आएगा यहां पर। और पी अगर यहां पर आ रहा है तो पी फीमेल है, और इसका मतलब बगल वाला जो है वो बी है, राइट। ये डायग्राम यहां पर हम नहीं खींचेंगे, बात समझ में आ गई। ये हटा दीजिएगा, इसकी जगह पर आप पी की सास यहां जोड़ दीजिएगा, तो ये पी की सास हो जाएंगी। और पी की सास मतलब ये फीमेल है तो ये बी हो जाएगा, राइट। अब आपसे पूछा बी डी से किस प्रकार संबंधित है, हमको इस बी और डी का संबंध बताना था, बस और कुछ नहीं करना है। बी से डी का संबंध बताना है और कुछ नहीं करना। बहरहाल अभी हम संबंध के बारे में सीख ही नहीं रहे हैं। संबंध निकालेंगे कैसे, उसके लिए अगर हम बात करें कि संबंध हम कैसे निकालेंगे, संबंध कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने अभी तक बताया है, आप भी कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए हम आंसर किसका देते हैं। दो ही शब्द हमारे पास होते हैं, एक का होता है, एक से होता है, इज होता है और टू होता है। तो हम आंसर किसका देते हैं, इस का देते हैं या टू का देते हैं, का देते हैं या से का देते हैं, बताइए जल्दी से, किसका आंसर हम देते हैं। बताओ जल्दी बताओ, किसका आंसर देते हैं। ऑब्वियस ही बात है, अभी मैं लाइव में रहता तो कम से कम तुम लोग को थोड़ा सा डांटता, लेकिन मैं लाइव में नहीं हूं, इसलिए आप लोग थोड़े मजे ले रही हैं, है ना। लेकिन इतना देखो याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है डियर, और अगर आपको एग्जाम में बैठना है तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि हमें आंसर किसका देना रहता है, का देना रहता है, हमें आंसर किसका देना रहता है, इसका देना रहता है। तो कोई भी संबंध बनाइए, जैसे आप इसी संबंध को लेकर यहां चले आइए, ठीक है। हमने यहां पर लिखा डी, डी के साथ हमने कनेक्ट किया किसको, ई को, ये फीमेल थी, ये मेल है। ई के नीचे हमने रखा किसको, बी को, और बी के साथ हमने कनेक्ट किया था किसको, पी को, और बी के नीचे हमने कनेक्ट किया था किसको, क्यू को। अगर इसी में हमसे वो पूछ रहा है कि बताइए इस पिक्चर के आधार पर, इस पिक्चर के आधार पर आप बताइए कि डी का बी से क्या संबंध है ना। मतलब हाउ इज डी रिलेटेड टू पी, डी का बी से क्या संबंध है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम आंसर हमेशा किसका देते हैं, का देते हैं। तो भाई आप चुपचाप जाइए और डी के पास पहले का लिखिए, यहां पर का लिखिए, यहां पर से लिखिए, और हमेशा याद रखिएगा संबंध कैसे निकालेंगे, तो संबंध हमेशा हम से का की तरफ चलते हैं। संबंध निकालने के लिए, संबंध निकालने के लिए हम से का की तरफ चलते हैं और का उत्तर देते हैं। मतलब हमें हमेशा आंसर निकालने के लिए किधर से चलना है, टू से इसकी तरफ चलना है। तो हमने यहां पर क्या लिखा, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, तो हम इधर से चलेंगे भाई, इधर से यहां तक का संबंध निकालेंगे। देखो इनके ठीक ऊपर है तो ये इनकी क्या होंगी, माता, और ये माता के पति हैं तो इनके क्या लगेंगे, पिता,
तो इन दोनों के बीच में जो संबंध आया वो क्या आया, ये इनके पिता लगे और ये इनका क्या लग रहा है, पुत्र लग रहा है। और आपको पता है कि हमें आंसर किसका देना रहता है, सर का देना रहता है। तो का के पास जो रिलेशनशिप आया है वही आपके क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इसका मतलब यहां पर जो आंसर पूछा गया था कि बी डी से, देखो यहां पर सिर्फ से लिखा हुआ है, तो आप डी के पास से लिखिए और बी के पास का लिखिएगा। वहां मैंने उल्टा बताया, यहां पर इस तरफ है, डी के पास से लिखा है तो बी के पास का मानिएगा। और इन दोनों के बीच का रिश्ता निकालना है तो मैंने अभी क्या बताया, संबंध निकालने के लिए हम किधर से चलेंगे, से चलेंगे, से चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे, का की तरफ, का की तरफ। तो से का की तरफ अगर आप चलोगे, से का की तरफ अगर आप चलोगे, से का की तरफ अगर आप चलोगे, तो ये इनके पति हो गए और इनका ये पुत्र हो गया। तो पत्नी का जो पुत्र होगा वो इनका भी क्या कहलाएगा, इनकी पत्नी का जो पुत्र है, ये इनकी पत्नी हो गई और ये पत्नी का पुत्र हो गया। तो पत्नी के पुत्र को आप क्या कहोगे, पुत्र ही कहोगे। इसका मतलब आप उनके क्या कहलाओगे, पिता कहलाओगे। लेकिन प्यारे बच्चे, इस बार जो यहां पर आंसर होगा वो क्या होगा, पिता का बोलेंगे या पुत्र का बोलेंगे, बताइए, पिता का बोलेंगे या पुत्र का बोलेंगे। तो पुत्र का बोलेंगे क्योंकि का के पास क्या आता है, रिलेशनशिप का आंसर आता है। बात समझ में आई है सबके। देखो बहुत मिस कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आता है ना तो थोड़ा मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता है। आपके कमेंट के आधार पे ही हम बहुत अच्छा निष्कर्ष निकाल पाते हैं। लेकिन अब कुछ विपत्तियां कभी कभी ऐसा जीवन में आ जाती है ना यार, कि उसका दो ही विकल्प होता है। एक विकल्प या तो विपत्ति छोड़ दे, और विपत्ति छोड़ेंगे तो विपत्ति और बड़ी होती चली जाती है, आपको पता है ना। अब मेरे साथ आज हुआ क्या है कि मेरे कई रिलेटिव्स, चूंकि शादियों का सीजन चल रहा है, आप भी समझ रहे हैं, तो मैं भी कई शादियों में नहीं जा पा रहा हूं। बड़े रीजन है उसके पीछे कि नहीं जा सकते भाई, कई जगहों पे बाउंडेड होता है इंसान, है ना। आप पता चला वहां जाए और वहां कोई बच्चा एसएमएस कर कहे कि सर क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो दिल को थोड़ा सा चोट लगता है कि शादी वादी क्या है, तो हो जाएगा, दूर से ही देख लेते, कोई दिक्कत नहीं था। तो आज मेरे घर पे एग्जैक्टली स्टेशन पर 6 बजे कई लोग उपस्थित होंगे और मेरा एक सबसे बड़ा काम है उन सबको वहां से पिक करके ले आना। अब समझिए कितना बड़ा विपत्ति वाला काम है। अच्छा, मैं किसी को भेज देता, लेकिन मुद्दा यह है कि जिसको भी भेजूंगा वो उनका आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है कि सर हम पहचानेंगे कैसे उनको। पहचान तो सिर्फ मैं ही सकता हूं, तो पहचान ज्यादा बढ़ाना भी एक तरीके से खतरनाक ही होता है ना। तो मुझे वहां पे स्टेशन जाना, चलना है, आप लोगों को भी चलिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आइए, 6 बजे वही मुलाकात करते हैं। मैं तो हमेशा आप लोग को अपना गंतव्य स्थान बता देता हूं कि जहां भी जाता हूं बता। पिछली बार कलकत्ता गया था तो बता दिया था बेटा हम कलकत्ता जा रहे हैं। कलकत्ता में एक स्टूडेंट मेरा मिला भी था, मैं आपको दिखा दूं, और मैंने उसको स्टेटस पे भी डाला था, मैं आपको उसकी फोटो दिखा देता हूँ। अचानक ऐसे घूमते घूमते ही मिल गया वो। और ये देखिए, आप सभी लोग फोटो उसकी देखिए, आनंद लीजिए। और देखिए मैं भी पूरा एकदम मूड में हूँ। कलकत्ता में बड़ी गर्मी उर्मी पड़ रही थी, तो हम अपना जैकेट वैकेट उतार के एकदम रखे हुए थे। और ये बच्चा अचानक मुझे मिल गया। इसने मुझे कहा कि सर आप फ्यूचर कुल में पढ़ाते हैं, आप आरजी गौतम सर है ना। मैंने कहा हाँ बेटा। कहा सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ शादी में आया था, मैं यहाँ रहता हूँ कलकत्ता में। थोड़ी देर तक हम लोग बैठ के बातचीत किए थे। तो आप लोग भी आइए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। अच्छा, अब मैं उसको कुछ खिला नहीं सकता था क्योंकि हम दोनों ही शिप में बैठे थे, नाव में। वो एक हुगली नदी है, उसको पार करने के लिए एक छोटा सा नाव का अंतराल होता है। आप कैब से भी जा सकते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, आप अपना प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो ऑप्शन इसलिए ज़्यादा बेटर लगा कि देखो एक तो बहुत इकोनॉमिक्स है, बहुत ही इकोनॉमिक है, और दूसरी बात थोड़ा सा मज़ा आ रहा था, इसलिए हम चले गए थे, है ना। तो अब मैं अगर आपको दूं और मैं आपसे कहूं कि बेटा आप इसका बनाने का प्रयास करिए, तो चलिए, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं आपको टाइम दे देता हूं पहले 40 सेकंड का। पहले आप इसे 40 सेकंड में बनाइए, फिर उसके बाद मैं बनवाऊंगा। बनाइए जल्दी से, बच्चे सभी बनाएंगे।
चलिए समय समाप्त तो हो गया है। आप लोगों ने बना लिया होगा मेरे ख्याल से। मैं फिर भी बहुत धीरे धीरे बनवाता हूँ, ठीक है, परेशान मत होइएगा। देखो सॉल्यूशन इसका ये है कि सबसे पहले आप इस लाइन को उठाइए और इस लाइन में एग्जाम्पल देखिए, पिता है, पुत्र है, पी क्यू का, अच्छा पी जो है वो क्यू के पुत्र, सबसे पहले इसका बनाइएगा। जो पी है वो क्यू का पुत्र, मतलब अगर आप यहां पर क्यू को रखेंगे तो इसका एक पुत्र होना चाहिए, का पिता है। कौन? पी जो है वो क्यू के पुत्र का पिता है, इसका पिता है, इसका पिता है, इसका मतलब यहां पर पी आएगा और ये इनकी माता हो जाएंगी। ध्यान से देखिए, घबराइएगा नहीं। पी जो है वो क्यू के पुत्र, पी जो है वो क्यू के पुत्र का पिता है, क्यू के पुत्र का पिता है, क्यू के पुत्र का पिता है। तो ये इनकी माता ही तो होंगी, और कुछ तो हो नहीं सकते हैं, बहन तो हो नहीं सकती हैं। पी जो है वो क्यू के पुत्र का पिता है, एम पी का चाचा है, इसी में जोड़ दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर चाचा है तो चाचा आप कहां ढूंढते हो? चाचा आप किसको कहते हो? अपने पिताजी के भाई को ही तो चाचा कहते हो ना। तो एम जो है वो पी का चाचा है, पी का चाचा है एम, पी का चाचा है, इसका मतलब पी का एक पिता होगा और उनका भाई होगा कोई एम। एम जो है वो पी का चाचा है और चाचा है, इसका मतलब मेल होगा। एम जो है वो पी का चाचा है, देखिए पिता का भाई, पिता का भाई चाचा कहलाएगा। और एन जो है वो क्यू का भाई है, एन जो है वो क्यू का भाई है, इसका मतलब मैं एन को यहीं जोड़ देता हूं। एन जो है वो क्यू का भाई है तो मैंने एन को उठा के यहीं पे जोड़ दिया, एन क्यू का भाई है। अब पूछ रहा है एन एम से किस प्रकार संबंधित है। आपको बताना है कि एन जो है वो एम से एन का, हाउ इज एन रिलेटेड टू एम। तो हमने क्या बताया, से का की तरफ चलते हैं। तो आइए रिश्ता निकालते हैं जरा। देखो यहां तक एम इसके चाचा लगे, इसके भी क्या लगेंगे, इसके लगेंगे वैसे ही चचिया ससुर, ठीक है, क्या बोलेंगे, चचिया ससुर, लेकिन हम चाचा ही मान लेते हैं। तो इसके भी क्या लगेंगे, एक तरीके के चाचा ही लगेंगे, एक तरीके के चाचा। मैंने बोला देखो इसके रियल चाचा तो बस यही हैं, पी के रियल चाचा एम है और एम चाचा है रियल रूप से, रियल रूप से मतलब ब्लड रिलेशन में जो आता होगा तो एम ही उसका चाचा है। लेकिन इसकी पत्नी है तो चचिया ससुर वो लगे, चचिया ससुर। और एन के भी वो क्या लगेंगे, चाचा ही एक तरीके से हम बोलेंगे, तो चाचा बोलेंगे तो चाचा हुआ और ये इनका क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। तो हमें आंसर किसका देना रहता है, का, तो हम आंसर क्या बोलेंगे, भतीजा का आंसर बोलेंगे, ठीक है। चलो एक और बनाओ जल्दी से, इसके लिए भी टाइमिंग दे दूं पहले आपको, 1 मिनट का टाइमिंग मैं पूरा दे दे रहा हूं, बनाओ, चलो आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और कल याद रखिएगा इसका टेस्ट भी होगा, इसलिए घर पे थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बन गया। अब मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं खुद बहुत व्याकुल हूं बेटा। अब अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ तो मैं रिकॉर्डिंग अब दूंगा नहीं आपको, मैं आपको लाइव पढ़ाना होगा। कभी ऐसी दिक्कत हुई तो मैं छुट्टी ले लूंगी, क्योंकि मेरी आदत पड़ी आपका नाम बोलने का, और जब तक मैं नाम नहीं बोलता हूं मेरा खाना नहीं पच रहा आज, पता नहीं क्यों।
मैगी खाए थे, मैगी अभी तक लग रहा है पेट में पड़ा हुआ है। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है का डायग्राम आप कैसे बनाओगे? देखो ए जो है वो बी का पुत्र है, बी का पुत्र है और पुत्र कह रहा है, इसका मतलब ये एक मेल है, पहली लाइन बन गया। बी की बहन का एक पुत्र डी है, बी की बहन, इसकी एक बहन है, बी की बहन मुझे नहीं पता कौन है, फीमेल मान ले रहा हूं। बी की बहन का एक पुत्र है और उस पुत्र का नाम क्या है? डी है, और ये पुत्र है तो इसका मतलब ये मेल है। और एक पुत्री भी है ई, और एक पुत्री भी है जो इसकी बहन लगेगी, और एक पुत्री है ई। समझिएगा, बी की बहन का एक पुत्र डी है और एक पुत्री ई है, ये दोनों आपस में भाई बहन लगेंगे। कह रहा है एफ जो है वो डी का मामा है। अच्छा अब एक बात बताओ, मामा के पास अगर आपको जाना है तो मामा के पास पहुंचने के लिए आप किसका कंधे पे हाथ रखोगे? पिताजी के कि माताजी के? पिताजी के। थप्पड़ मारेंगे पिताजी, उनका साला लगेगा वो। माताजी के पास जाइए, तो माताजी के पास अगर आप जाओगे तो ये डी की माताजी हैं और इनके भाई को यहां बना दीजिए एफ, तो ये हो गए मामा। अब ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो डी से ए का संबंध बताना है। तो आपको मैंने बोला था से का की तरफ चलते हैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ता निकाल लेते हैं। यहां से चलेंगे मम्मी। अब मम्मी का भाई हो चाहे बहन हो, दोनों के बीच में जो संबंध आएगा वो किस चीज का आना चाहिए? कजन का संबंध आना चाहिए ना, चचेरा भाई बहन का। तो कजन का रिलेशनशिप होगा। ए जो है वो डी का क्या लगेगा? कजन लगेगा। ठीक है, ए जो है वो डी का क्या लगेगा? कजन लगेगा। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर नहीं बोला जाता है, कजन ही सिर्फ बोला जाता है, उतने में ही काम हो जाता है ना। चलो अगला क्वेश्चन, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, टेंशन मत लीजिएगा, कोशिश करिए इसको बनाने की। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, पूरा बनाइए। चलिए बन गया सबका। आप सोच रहे होंगे सर इसका क्वेश्चन कहाँ है, तो इसका क्वेश्चन मैं दिखा दूं। 2 प्रश्न यहाँ पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। पहला प्रश्न पूछा गया है कि हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो आप इसका आंसर लिख के, अगर आपका आंसर एफ आ रहा है तो आप समझिए सही है, और एफ का पुत्र कौन है इसका मुझे उत्तर याद नहीं है। जिसका उत्तर मुझे याद था मैंने आपको बता दिया, याद का मतलब झलक में देखा था मैंने इसका कि उत्तर क्या है। ठीक है, और बाकी इसका फैमिली ट्री बनाना है तो आप इसको एक साथ में बना लीजिए। ए सी का पिता है, तो देखो सबसे पहली लाइन ये है कि ए जो है वो सी का पिता है, ए जो है वो पिता है। जेंडर रखना कभी मत भूलिएगा, नहीं बाद में नुकसान हो जाएगा। ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो सी का पुत्र तो है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है, और अगर सी उसका पुत्र नहीं है तो बताइए क्या हो सकता है। आपका दिमाग यहां लॉजिकली क्या कह सकता है कि सी जो है उसकी क्या होगी? पुत्री होगी। ठीक है, ई सी की पुत्री है, ई जो है वो सी की पुत्री है, ई जो है वो सी की पुत्री है। एफ ए की पत्नी है, अब एफ ए की पत्नी है तो यहां पर जोड़ दीजिए, एफ ए की पत्नी है। बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है।
डी बी का पुत्र है, डी जो है वो बी का पुत्र है, जी बी की पत्नी है, जी जो है वो बी की पत्नी है, एच जी का पिता है, एच जो है वो जी का पिता है। अगर आपको फैमिली ट्री एक बार बनाना ये आ गया सारे सिंबल्स के साथ, तो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना, फिर फटाफट आपको खींचना है। और से और का में आप उत्तर निकालना तो अच्छी तरीके से जानते ही हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया है डी की दादी कौन है, तो देखो डी की दादी तक आपको अगर पहुंचना है तो सबसे पहले डी के पापा के पास जाइए। डी के पापा ये हुए और पापा की मम्मी ये हुई। भाई पापा के पापा ये हुए और पापा की मम्मी ये हुई, सॉरी पापा की मम्मी मतलब बी की मम्मी हुई, तो ये इनकी क्या लगेंगी, दादी लगेंगी। इसीलिए मैंने कहा था इसका आंसर क्या होगा, एफ होगा। कई बच्चों का आया भी होगा। एफ का पुत्र कौन है, यहां पर देखिए एफ का पुत्र आपको कौन दिख रहा है, एफ पत्नी है किसकी, ए की, और ए का पुत्र कौन है, बी है, क्योंकि इसकी एक पुत्री है सी, तो इसका मतलब आंसर इसका क्या आएगा, बी आएगा। तो कितने बच्चों का बी आंसर आया है, एफ आया है। कई बच्चों का आना चाहिए, मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूं, ठीक है, मुझे भी इसकी थोड़ी बहुत प्रताड़ना है, थोड़ा दुख है इस बात का मुझे, राइट। अभी देखिए धीरे धीरे तो ये अभी बहुत इजी से क्वेश्चन है, राइट। अभी जब हम लोग पहुंचेंगे ना रेलवेज के क्वेश्चन पे, तब मजा आएगा। बनाइए इसका जरा एक बार जल्दी से बनाइए, जल्दी बनाइए। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, डी ए का पिता है। तीनों कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, सत्य नहीं हो सकता है। बताना यह है कि सत्य नहीं होना चाहिए, सत्य बता मत दीजिएगा, सत्य नहीं होना चाहिए बताना है आपको। बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए सभी लोग। क्या आंसर निकाले हैं आप लोग मिलजुल कर? क्या आंसर निकाला है आप लोगों ने? देखिए ए बी का भाई है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ए जो है वो बी का क्या है, भाई है, ठीक है। बी सी का भाई है, इसी में खींच दे रहा हूं, बी सी का क्या है, भाई है। डी ए का पिता है, डी जो है वो ए का क्या है, पिता है, डी ए का पिता है। तीनों कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। कौन सा सत्य नहीं हो सकता है? बी ए का भाई है, देखो बी तो ए का भाई है, ये तो सत्य हो रहा है। बी इज द सन ऑफ डी, बी इज द सन ऑफ डी, बी डी का पुत्र है, ये भी सत्य हो रहा है। ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ये भी सत्य हो रहा है। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, ये डी वाला गलत हो रहा है। और ये क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि सी का जो जेंडर है वो यहां पे कंफर्म नहीं था और इन्होंने सी को डायरेक्टली ब्रदर बोल दिया है, मतलब कि भाई बोल दिया है, ठीक है। लास्ट वाले को अगर पढ़ेंगे तो ए बी और सी डी के बच्चे हैं, ए बी और सी डी के बच्चे हैं, वास्तविकता और निश्चित रूप से भी सत्य है। तो एक ही ऑप्शन इसमें एलिमिनेट होके आ रहा है और वो ऑप्शन कौन सा है आपका? डी वाला ऑप्शन है। बात क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ये बात? अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं कहां? रेलवेज के एग्जाम में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कहां आते हैं? रेलवेज के एग्जाम में आते हैं आपके। कल्याणी इज द मदर इन लॉ ऑफ वीना। बहुत सतर्कता से देखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि रेलवेज में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत फंसाते हैं। कल्याणी इज द मदर इन लॉ ऑफ वीना। कल्याणी जो है
वो मदर इन लॉ है। और किसकी मदर इन लॉ है? वीना की मदर इन लॉ है। वीना की मदर इन लॉ है। वीना की मदर इन लॉ है, मतलब वीना ने किसी लड़के से विवाह किया होगा जिसकी माता कल्याणी है, तभी तो कल्याणी मदर इन लॉ बनेंगी। वीना का जो पति होगा, पति की जो माताजी होंगी, वही तो उनकी मदर इन लॉ कहलाएंगी। ये वीना मिर्जापुर वाली वीना नहीं है, ठीक है, कालीन भैया की पत्नी नहीं है, उसका भी नाम वीना ही था ना। ये इसमें एक महज काल्पनिक नाम है। तो वीना के जो पति हैं, उनकी जो माताजी हैं कल्याणी, वही तो वीना की सास लगेंगी। फिर क्या कह रहा है, अब बताओ जरा जल्दी से, इस जो का मतलब क्या है? कोई बात नहीं, हम लाइव नहीं हैं तो आप लिखिए तो सही कि जो का मतलब क्या है। हम अपनी अंतरात्मा से पढ़ लेंगे कौन कौन बच्चा सही आंसर दिया होगा। जो का मतलब वीना की बात कर रहा है। वीना जो है अशोक की भाभी हैं। वीना जो है अशोक की भाभी हैं, मतलब मुन्ना भैया की भाभी नहीं है, अशोक की भाभी हैं। तो अशोक को आप यहां रख दीजिए, अशोक की भाभी हैं, है ना। अच्छा, धीरज जो है वो अशोक के इकलौते भाई सुदीप के पिता हैं। धीरज जो है वो अशोक के इकलौते भाई धीरज के पिता हैं। धीरज जो है अशोक के इकलौते भाई सुदीप, सॉरी, अशोक के इकलौते भाई सुदीप के पिता हैं। कौन? धीरज, मतलब धीरज कल्याणी के पति हैं। पूछ रहा है कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है। तो अशोक से लिखा है, इसका मतलब कल्याणी का आंसर बताना है। तो कल्याणी अशोक की क्या लगेगी? माता लगेगी। नन ऑफ दीज। कल्याणी अशोक की क्या लगेगी? माता लगेगी। कल्याणी अशोक की क्या लगेगी? पत्नी। हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक? कल्याणी अशोक की क्या लगेगी? चचेरी बहन नहीं, पत्नी नहीं, मदर इन लॉ, सास नहीं लग सकती हैं, आंटी नहीं लगेंगी। नन ऑफ दीज, और नन ऑफ दीज में क्या होना चाहिए? नन ऑफ दीज में माता। कल्याणी अशोक की माता लगेगी। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? तो अभी आप पहले इसको बनाइए। इसमें जितने क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन, मतलब 1 2 3 4, और 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप पूरा बना लीजिएगा। कल मैं सभी देख रहा हूं, रेलवेज में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आधार और पैन बहने हैं। अब तुम कहोगे यार आधार और पैन कैसे बहने हो सकती? तो आता है, क्वेश्चन आया है। जिनकी मां संसद है, हद बात कर रहा हूं। धन के 2 भाई सिक्के और नोट हैं, क्या मजाक है। संसद के पिता समाचार हैं, धन के पिता भी हैं। संसद के पिता समाचार धन के भी पिता हैं, तो पैन का धन से क्या संबंध है? तो हंसने की जरूरत नहीं है। रेलवे आपसे जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछता है ताकि आप हंसिए। आप हंसेंगे तभी तो हम कहेंगे फंसे। हंसी तो इन सारे क्वेश्चन का आप निकालेंगे क्या? ये होमवर्क है, 1 2 3 4, चारों का आप आंसर निकाल के रखिएगा। कल क्लास में आऊंगा तो मैं चारों का आंसर आपसे पूछूंगा। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन का आपसे 30 सेकंड में मैं टेस्ट लूंगा। उसके बाद मैं आपको इशारों वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और इशारों वालों के बाद हम लोग आएंगे पहेली पर, तब जाके कहीं ब्लड रिलेशन समाप्त होगा। अभी इसमें एक चीज बचा हुआ है। जब आप इस होमवर्क को कंप्लीट कर लोगे तो कल मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सप्रेशन में जो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को मिलाकर जब क्वेश्चन देता है तो उसका आंसर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले दिस इज योर होमवर्क, इसको कंप्लीट करके रखिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दे रहा हूं। क्लास आपकी आज यहीं रोक रहा हूं, कल मिलेंगे हम लोग फेस टू फेस। थैंक यू सो मच, लव यू और नमस्कार।